हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग चैप्टर 18 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग हर चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं, एक वो रिवीजन तो बनता ही है। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है। अभी तक अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता वैसे याद ना हो। किन की स्टोरी थी? हम बने, तुम बने, एक दूसरे के लिए वाली स्टोरी। कैसे बने उसकी स्टोरी, और हमारे अंदर जितने भी लिविंग प्रोसेस होते हैं उसकी स्टोरी। ये लिविंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? अब तो आप लोग को पता है। हमारा नामकरण किसने किया? हमें किसने बोला कि हम होमो सेपियंस है? नामकरण हो गया हमारा। नामकरण होने के बाद हमें क्लासिफाई कैसे किया गया? क्या हम बैक्टीरिया के अंदर पढ़े जा सकते हैं क्या? नहीं। तो टोटल 5 क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया दिया गया। हमने बोला यार प्लांट्स और एनिमल्स तो हमारे चारों ओर है, उनको एक अलग अलग चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, अल्टीमेट काम तो यही देने वाला है। तो हमने इनको चैप्टर 3 और 4 में पढ़ लिया। फिर हमारे पास आया कि यार प्लांट तो हमें फ्लावर दे रहा है, फ्रूट दे रहा है, उसकी जो नई क्लासिफिकेशन थी एंजियोस्पर्म्स, इसको थोड़े डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। फिर हमने इनकी मॉर्फोलॉजी अलग से चैप्टर 5 में पढ़ी और इनकी एनाटॉमी अलग से चैप्टर 6 में पढ़ ली। जब हमने इतना पढ़ा, फिर एनिमल्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, वो बोले कि मुझे भी पढ़ो। तो फिर हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा, और एनिमल के साथ साथ दो नालायक एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स भी नहीं है वो प्रॉपर, कॉकरोच और फ्रॉग्स के बारे में, इंसेक्ट एंड एम्फिबियन के बारे में। अब जब इतना पढ़ लिया, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े जा रहे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स आखिर बना किनका है? सेल्स का। तो ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया। और हमारे अंदर क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स हैं। तो वो हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया, दैट इज चैप्टर 9 में पढ़ लिया। अब इतना पढ़ लिया, अब ये बताओ तो सेल आखिर डिवाइड कैसे कर रहा है और न्यू सेल कैसे बना रहा है और अपना फंक्शन कैसे कर रहा है। तो फिर हमने चैप्टर 10 में सेल साइकिल एंड सेल डिविजन पढ़ लिया। आपने इतना कुछ बता दिया, लेकिन हम जितने भी लिविंग प्रोसेस है उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, हम जिंदा कैसे है? हमें खाना कौन दे रहा है? हमें खाना प्लांट्स दे रहे हैं। तो प्लांट्स कैसे खाना बना रहे हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहे हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने चैप्टर 11 में पढ़ा। ठीक है भैया, आपने बता दिया कि प्लांट्स ने खाना बनाया, तो प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलेगी? तो इस खाने को तोड़ करके मिलेगी। तो खाने को तोड़ के एनर्जी निकालने उस प्रोसेस को क्या बोला? रेस्पिरेशन बोला। दैट इज चैप्टर 12 में पढ़ा। प्लांट ने खाना भी बना लिया, एनर्जी भी ले ली, अब प्लांट के ग्रोथ का टाइम आया है। तो हमने इसको चैप्टर 13 में पढ़ लिया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अब इसको पढ़ने के बाद फिर से एनिमल्स को कॉम्प्लेक्स हो। आप तो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के बारे में पढ़े जा रहे हो, ह्यूमंस के बारे में हमें बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट, हम सांस कैसे लेते हैं, ये हमने चैप्टर 14 में पढ़ा। हमने चैप्टर 14 में ये पढ़ा कि सांस जो ले रहे हैं उसमें जो गैस है ऑक्सीजन एंड CO2, वो ट्रैवल कैसे हो रहा है? तो वो ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो ये ब्लड है क्या? ये तो बॉडी फ्लूइड है जो बॉडी में क्या हो रहा है? सर्क्यूलेट हो रहा है। तो फिर हमने चैप्टर 15 में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। और इतना पढ़ने के बाद फिर हमारा क्या है कि अब तो बॉडी फ्लूइड भी सर्कुलेट करने लग गया है। अब आप बताओ कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। नहीं, मूव करने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाँ सॉरी, चैप्टर 16 में हमने पहले पढ़ा लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ा, पहले यूरिनरी सिस्टम पढ़ा। पहले यूरिनरी सिस्टम हमने पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि खाना पहुंचा तो दिया हमने, और खाना निकालेंगे कैसे? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। खाना नहीं, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे यूरिन के थ्रू। खाना तो हम लोग पॉटी के थ्रू निकालेंगे, जिसको हम लोग MBBS में पढ़ेंगे, डाइजेशन। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब हमने सांस भी ले लिया, हमने बॉडी फ्लूइड ब्लड को इधर उधर घुमा भी दिया, हमने गंदगी भी निकाल दी, अब हमें चलना है, हमें भागना है। तो फिर हमने पढ़ा मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। लेकिन बच्चों, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, हमने सारे सिस्टम को देख लिया, लेकिन ये सारे सिस्टम को रेगुलेट कौन कर रहा है? क्या ब्रेन नहीं होता तो ये सब काम हो पाता? नहीं।
इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल। हमारा ब्रेन कैसे सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है वो पढ़ने वाले। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगेन, कितने पीवाईक्यूज आते हैं इस चैप्टर से बच्चों? छोटू से चैप्टर से 4 से 5 पीवाईक्यूज आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल सा चीज हमें याद कि हम जो सांस ले रहे हैं उसके लिए हमारे पास इम्पल्स कहाँ से आ रहा है कि हमें सांस लेना है, हमें सांस छोड़ना है। सब कुछ ब्रेन से कनेक्टेड है। हमने देखा भी था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है। अब मेडुला के बारे में उस टाइम तो हमें नहीं पता था, लेकिन आज पता चलेगा कि ये मेडुला अल्टीमेटली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो जितना भी बॉडी का सिस्टम है वो अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में है? हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल। और उसके कंट्रोल में वो काम कैसे कर रहा है? एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कैसे? देखो, हम सबको पता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, सब कोऑर्डिनेटेड वे में। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था इंट्रैक्शन के बारे में, कि जितने भी बॉडी के सेल्स है वो आपस में इंटरेक्ट होकर के काम करते हैं, तभी हम लोग अपना सारा वर्क एक एफिशिएंट मैनर में कर पाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन वही होती है बच्चों, प्रोसेस जिससे दो और मोर ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें और एक दूसरे के फंक्शंस को करने में हेल्प करें। जैसे मान लो कि हमने फिजिकल एक्सरसाइज की, तो हमारा एनर्जी डिमांड क्या होगा? बॉडी का बढ़ गया। अब जब एनर्जी डिमांड बढ़ गया तो अब हम लोग को मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा? उस मसल को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिएगा। अब हमारे बॉडी में कोई पार्ट है जिसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें क्या जोर-जोर से सांस लेना पड़ेगा, हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, हार्ट बीट हमारा बढ़ेगा, तुरंत से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बस ये याद रखो, ये स्ट्रेस कंडीशन में ये वाला नर्वस सिस्टम, ये वाला ब्रेन हमारा काम कर रहा है, तुरंत से वो ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। और जब फिजिकल एक्टिविटी रुक जाएगी तो हमारा नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी सब वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि ये जो न्यूरल सिस्टम है उसने सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट किया, लेकिन क्या अकेले न्यूरल सिस्टम, नर्व्स जो है यहाँ पर बैठ करके बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो ये कैसे कंट्रोल कर रहा है? ये इम्पल्स रिलीज करता है। ठीक है, ये इम्पल्स क्या करता है? ये जो भी ऑर्गन्स में तुम्हारे चेंजेस लाने, जो भी डिमांड हमें फुलफिल करना है, उस वहां पे जाके ये हॉर्मोन्स रिलीज करवाता है। तो बैठा ये यहाँ पर है, लेकिन ये हॉर्मोन्स रिलीज करा करके पूरे बॉडी का जो नेटवर्क है उसको आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में हेल्प कर रहा है। तो क्या न्यूरल सिस्टम अकेले कर पाया ये काम? नहीं। न्यूरल सिस्टम को साथ में किसकी जरूरत पड़ी? हॉर्मोन्स की। और हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हमने चैप्टर 7 में देख लिया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ये जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, ताकि हम अपना काम एफिशिएंट मैनर में कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के बारे में तो हमें पहले ही क्लियर हो गया कि दो और मोर ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारा बॉडी न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर के जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है और एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करता है। यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट हमें क्लियर हो गया। हमारा न्यूरल सिस्टम, हर जो सिस्टम है उसके पास अपना अपना सेल है। हमने पढ़ा था, जब हार्ट पढ़ा था तो हार्ट के सेल्स के बारे में पढ़ा था, जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ा तो हमने मसल सेल के बारे में पढ़ा। अब न्यूरल सिस्टम होगा मतलब कोई नर्व सेल भी होगी। तो यहाँ पे जो नर्व सेल्स होती है बच्चों, ये बॉडी के सारे सेल से बहुत डिफरेंट होती है। इनका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग उसको दूसरे सेल्स के कंपेयर करते हुए इसको इजी वे में याद करेंगे। सबसे पहले न्यूरॉन्स है क्या? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है। अब ये न्यूरॉन्स क्या करती है? क्योंकि इसी को सब कुछ करना है, इसी को पूरे बॉडी को रेगुलेट करना है, तो ये तुरंत से डिटेक्ट करेगी हमारे बॉडी में कुछ भी चेंज आए। फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग को करने लगे, अचानक से बैठे थे, अचानक से कूदने लगे, तो कैसे न्यूरॉन्स उसको सेंस करेगा? उसने बोला कि अच्छा अभी ये शांत से बैठा था, अचानक कूदने लग गया, तो वो डिटेक्ट करेगा कि वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, फिर उसने रिसीव किया इम्पल्स को और फिर वो ट्रांसमिट करेगा। अच्छा वो कूद रहा है, तो अब मैं बोलती हूँ एड्रिनल ग्लैंड्स को कि तुम सिंपैथेटिक हॉर्मोन्स रिलीज करो, ताकि वो जो बच्चा है या वो जो बंदा है वो अपना एक्टिविटी को प्रॉपर्ली कर पाए। तो उसने क्या किया? उसने डिटेक्ट किया कि बच्चा कूदना स्टार्ट किया है, उसने इम्पल्स रिसीव किया और उसने ट्रांसमिट किया डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिटेक्शन, रिसीव
एंड ट्रांसमिशन। क्या बचपन नहीं मतलब पुराने ज़माने से ही नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड था क्या? नहीं, हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा। इनिशियल ऑर्गेनिज़म्स को तो पता ही नहीं था दिमाग क्या होता है। उनके पास तो नर्वस सिस्टम था ही नहीं। इसलिए आज हम लोग एडवांस स्टेट में आते हैं। तो पहले हाइड्रा के पास थोड़ा-थोड़ा न्यूरॉन्स आना स्टार्ट हुआ था। ठीक है? इंसेक्ट के पास ब्रेन तो था विथ थोड़े से गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज़, लेकिन ये सब उतने डेवलप नहीं थे। फिर वर्टिब्रेट्स आए, फिर आए हम लोग, जिसमें पूरा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम आया। ठीक है? तो अब हमारा नर्वस सिस्टम क्या-क्या चीज़ों का बना होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले हमारा नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो सीएनएस जो दिमाग है हमारा, जो मेन एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये क्या सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग-अलग होगा क्या? सीएनएस दिमाग अपना काम करेगा, बॉडी अपना काम करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जितने भी नर्व्स होते हैं, अल्टीमेटली किससे एसोसिएटेड होंगे? सीएनएस से। तो इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? दिमाग, इसके अंदर क्या भरा है? ब्रेन है। और फिर नीचे पीछे क्या जा रही है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। कल हम लोगों ने जब वर्टेब्रल कॉलम पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वर्टेब्रल कॉलम का जो सेंट्रल पार्ट है हॉलो होता है और उसी से स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो वो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है? यहीं पे इंफॉर्मेशन आएगा, यहीं पे उसकी प्रोसेसिंग होगी, यहीं पे हम अपने बॉडी को सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। ठीक है? यहाँ तक समझ आया? अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आते हैं। हमने पढ़ा कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अल्टीमेटली सीएनएस से कनेक्टेड है। तो सीएनएस से कैसे कनेक्टेड है? ये भी कुछ फाइबर्स होंगे जिसके थ्रू वो कनेक्टेड होगा, सिर्फ वर्बली बोलने से कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पे तुम सीएनएस बना लो, यहाँ पे तुम पीएनएस बना लो और इन दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए फाइबर्स बना लो। कुछ ऐसे सिग्नल होंगे जो टिश्यू से, पेरिफेरी से सीएनएस में इम्पल्स को लेकर के जाएँगे। तो बच्चों इसको बोलेंगे अपन एफरेंट फाइबर्स। ठीक है? और कुछ ऐसे इम्पल्सेस होंगे जो सीएनएस से पीएनएस में आएँगे, मतलब सीएनएस से पेरिफेरल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में आएँगे, तो वो होंगे इन्फरेंट फाइबर। एफरेंट लेकर के जाएगा, इफरेंट लेकर के आएगा। ठीक है? एक बार इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है। अब पेरिफेरी में भी 2 टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक सिस्टम वो जो सीएनएस से मसल्स में जाए। ठीक है? सीएनएस से मसल्स में जाए वो सोमैटिक है। और एक ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक वर्ड तुमने कहाँ सुन रखा है? हार्ट वाले चैप्टर में सुन रखा है ना? रुको मैं अभी दिखाती हूँ आपको, तब तुम लोगों को ईज़िली याद आ जाएगा। जब रेगुलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे ना कि हमारी कार्डियक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। और ये किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। हार्ट पेरिफेरी में ही आता है। अब ये क्या करेगा? सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में जाएगा। इनवॉलंटरी ऑर्गन्स कौन-कौन बताएगा? एक तो हार्ट हो ही गया तुम्हारा, इनवॉलंटरी है वो, और एक स्मूथ मसल। ठीक है? अब इसमें 2 टाइप के न्यूरल सिस्टम आते हैं। एक आता है सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, एक आता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब एक हो गई विसरल न्यूरल सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब ये क्या होता है? ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे एक बार रुक जाते हैं। विसरल नर्वस सिस्टम पे, विसरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? नर्व्स होंगे, वही फाइबर्स, गैंग्लिया वो सब तो होंगे, लेकिन ये कहाँ पे पल्स को लेकर के जाएगा? विसरा। विसरा क्या होता है बच्चों? हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे तुम्हारा स्टमक हो गया, स्टमक क्या है? विसरा है। किडनी क्या है? विसरा है। लंग्स क्या है? विसरा है। तो ये सीएनएस से विसरा में जो लेकर के जाता है इम्पल्स को, और विसरा से जो सीएनएस में लेकर के जाता है, दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस का तो 2 ही पार्ट था। पीएनएस में एफरेंट फाइबर्स थे, इफरेंट फाइबर्स थे। एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो स्केलेटल मसल्स तक जा रहा था, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स के पास जा रहा था, और एक है विसरल नर्वस सिस्टम जो विसरा के पास जा रहा था और यहाँ से आ रहा था। ठीक है? अब हम लोगों ने इंडिविजुअल सारे सेल्स के बारे में पढ़ा, और एक चीज़ याद करो, जब हम लोग टिश्यूज़ पढ़ रहे थे ना, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ तुम्हें देखो। टिश्यूज़ में हम लोगों ने न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, और उस दिन बोला था कि ये स्ट्रक्चरली सेपरेट होते हैं, और उस दिन मैंने तुम्हें न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, लेकिन उनकी ये स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया था। और वहां पे बस इतना ही बताया था कि न्यूरॉन्स के पास जब इम्पल्स आती है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, वो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रैवल करके नर्व की एंडिंग में आता है और दूसरे नर्व को स्टिमुलेट करता है। बस इतना ही हम लोगों ने पढ़ा था, इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था, और ये हम लोगों को उस दिन इतना समझ भी नहीं आया होगा कि ये क्या-क्या बोल दिया। आज उसको
डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये इस पैराग्राफ का बच्चों मैंने ना एनसीईआरटी से लाइन्स इसमें नहीं लिखे, क्योंकि ये तुम्हें डायग्राम के थ्रू सब कुछ याद आ जाएगा। सबसे पहले सेल है, तो सेल के में क्या होगा अंदर? न्यूक्लियस होगा और क्या होगा? अंदर साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है? तो ये इसके पास भी है। अब इसकी जो इस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है? इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक सेल बॉडी होगा, सेल बॉडी से ही कुछ-कुछ तुम्हारे ऐसे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलेंगे और ये वाला पार्ट इधर एक्सॉन बोलेंगे। ये मकड़ी जैसे दिखता है। तुम न्यूरॉन्स को एक मकड़ी जैसे याद रख सकते हो, एक स्पाइडर की तरह याद रख सकते हो। ठीक है? एक सेल बॉडी था, बॉडी के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म थे और साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्युलर सब्सटेंस थे। हम लोगों ने देखा है सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलर सब्सटेंस होते हैं, तो इनके ग्रैन्युलर सब्सटेंस को हम लोगों ने नेज़ल ग्रैन्युल्स बोल दिया। अगेन अ पीवाईक्यू, जो अलग होगा उस पे पीवाईक्यू आएगा। जैसे देखो ऊपर अभी तक में कुछ भी पीवाईक्यू जैसा नहीं था, यहाँ पे ये पीवाईक्यू है। उसके अलावा ये हो गया, हमने सेल बॉडी बता दी, उससे ब्रांचिंग जो निकली डेंड्राइट्स वो बता दिया, बीच में न्यूक्लियस बता दिया और ये हम लोगों ने एक्सॉन बता दिया और एक्सॉन से फिर कुछ-कुछ ब्रांचिंग निकलती है जिसको एक्सॉन टर्मिनल पे और ये लास्ट में जाके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यही इम्पल्स भेजने का काम करेगी। यहाँ से इम्पल्स सेल बॉडी से जनरेट होके एक्सॉन के थ्रू जाएगा। अब इसके बाहर तुम्हें कुछ शीट दिख रही है, माइलिन शीट है बच्चों। ये किसकी बनी होती है? तो स्क्वान सेल्स की बनी होती है। लेकिन क्या ये पूरे कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती है? नहीं, देखो बीच-बीच में गैप्स है जहाँ पे ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रैंडियम। बस तुम ये डायग्राम देखो, तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऐसे करके क्या है, तुम्हारा मकड़ी के जाल में क्या होता है ऐसे-ऐसे। डेंड्राइट्स के बाद क्या है? सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर क्या है? नेज़ल ग्रैन्यूल्स है और साइट न्यूक्लियस है। उसके बाद एक्सॉन आया। एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग है, किसकी? श्वान सेल्स की। उसको क्या बोल रहे हैं? माइलिन शीट। क्या वो पूरी कंटीन्यूअस है? नहीं, बीच-बीच में एब्सेंट है। कहाँ पे एब्सेंट है? नोड्स ऑफ रैंडियम में एब्सेंट है। और इससे फिर क्या निकला? सिनेप्टिक नोड, जो एंडिंग में गोल, 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 गोल नोड लाइक स्ट्रक्चर बने। अब हम लोग को एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना है। एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है बाइपोलर और एक होता है यूनिपोलर। नाम से ही क्लियर है। मल्टीपोलर का मतलब बच्चों एक्सॉन एक बट डेंड्राइट अनेक। ठीक है? हमेशा ये जो पोलैरिटी है वो हम लोग डेंड्राइट के बेसिस पे बता रहे हैं। एक्सॉन तो हमेशा तुम्हारा एक रहेगा। अगर डेंड्राइट बहुत सारा है तो वो मल्टीपोलर। अगर बाइपोलर, जब एक्सॉन एक और डेंड्राइट भी एक, तो दैट इज बाइपोलर एंड यूनिपोलर में सिर्फ एक्सॉन रहेगा। तो ये जो पोलैरिटी है इट इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। ठीक है? तो ये मल्टीपोलर कहाँ पे? हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर है। बाइपोलर कहाँ पे? हमारी आँखों में ये बाइपोलर है। और ये यूनिपोलर कहाँ पे है? तो ये तो हमारे अंदर नहीं है एम्ब्रायो, जब हम लोग छोटे-छोटे थे, उस टाइम पे पेट के अंदर एम्ब्रायोनिक स्टेज में यूनिपोलर था जब बन रहा था। अब ये एक्सॉन्स भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे जिसमें माइलिन शीथ होगी, कुछ ऐसे जिसमें माइलिन शीथ नहीं होगी। माइलिन शीथ कहाँ पे है? माइलिन शीथ पहले होती क्या है? हमने पढ़ा कि वो एन्वेलप्ड होती है स्क्वान सेल से, वो माइलिन शीथ बनाता है। तो हमारे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में तो ये है, सीएनएस पे ये है। लेकिन नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा कि वो श्वान सेल से इंक्लोज तो होगी बट इट इज दैट श्वान सेल इज नॉट गोइंग टू फॉर्म द माइलिन शीथ। तो ये सीएनएस में था, तो ये पीएनएस के ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में होगा कि वहां पे माइलिन शीथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इतना दूर तक हम लोग एनसीईआरटी से रिवाइज कर ले? बिल्कुल कर ले। इंट्रोडक्शन तो हमने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था। अब हम लोगों ने क्या बोला? न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का जो स्पेशल सेल है उसका नाम क्या है? न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या करेगा? तुरंत से डिटेक्ट करेगा कि हम लोग उछलने लग गए, रिसीव करेगा कि हम लोग क्यों उछल रहे हैं और फिर ट्रांसमिट करेगा इम्पल्सेस को। क्या ये बचपन से मतलब पहले के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ब्रेन अच्छे से था? नहीं, पहले जो था लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल था, जिसमें हाइड्रा में तो सिर्फ एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है और इंसेक्ट्स में तो ब्रेन है, कुछ गैंग्लिया, कुछ न्यूरल टिश्यूज है, लेकिन हमारे अंदर तो वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। और हम लोग अपने न्यूरल सिस्टम को किन किन पार्ट में? एक दिमाग, एक पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है? ब्रेन है और पीछे की तरफ क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। यही इंफॉर्मेशन को लेगा, प्रोसेस करेगा और कंट्रोल करेगा। लेकिन हमारे और ये फिर किसको कंट्रोल करेगा? पेरिफेरी में जो नर्वस सिस्टम है उनको कंट्रोल करेगा। पेरिफेरी के नर्वस सिस्टम सीएनएस और पीएनएस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे? एक फाइबर जो इम्पल्स को सीएनएस के पास लेकर के जाएगा, दैट इज एफरेंट, और जो दूर लेकर के आएगा, दैट इज इफरेंट। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में भी डिवाइड किया। एक जो स्केलेटल मसल के पास लेकर के जा रहा है, दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और एक ऑटोनॉमिक जो कि सीएनएस से इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स पे जा रहा है।
इसका नाम क्या हो गया? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है क्या? ये कौन से नर्व्स है? ये कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं? ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? विसरा, विसरा मतलब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स लाइक तुम्हारा हार्ट क्या हो गया, किडनी क्या हो गया, स्टमक क्या हो गया, लंग्स क्या हो गया, सब विसरा, सब अल्टीमेटली ब्रेन से कनेक्टेड है वाया दिस विसरल नर्वस सिस्टम। अब हम लोगों ने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा, बस इसका स्ट्रक्चर दूसरे सेल से थोड़ा डिफरेंट है। कैसा है? मकड़ी जैसा है, स्पाइडर जैसा है। इसमें क्या होगा? एक सेल की बॉडी होगी, बॉडी से कुछ कुछ ऐसे ऐसे डेंड्राइट्स निकल जाएंगे और फिर नीचे ये एक्सॉन बना देगा और एक्सॉन से भी ब्रांचिंग निकल करके एंड में साइनेप्टिक नर्व बनाएंगे जिससे फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। सेम यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, एक बार रीड कर देती हूँ क्योंकि मैंने वहां पे नहीं लिख रखा है। इस बॉडी सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, ये हमें पता है। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है, ये भी हमें पता है। जिसके अंदर ग्रैन्युलर बॉडीज है, ये भी हमें पता है। उस ग्रैन्युलर बॉडी का नाम भी हमें पता है। और यहाँ पे शॉर्ट फाइबर्स बार बार ब्रांचिंग करेंगे, ये भी हमें पता है। और वो जो ब्रांचिंग करके निकल रहा है वो क्या है? वो डेंड्राइट्स है, ये भी हमें पता है। फाइबर जो ट्रांसमिट करेगा वो इम्पल्सिस क्या इस साइड लेकर के जाएगा? नहीं, साइनेप्टिक नर्व कहाँ है, सिनेप्स कहाँ होगा? इधर होगा, तो वो इधर इम्पल्सिस को लेकर के जाएगा। अब ये कहाँ पे एंड कर रहा है? देखो, हर ब्रांच एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सिनेप्टिक नर्व बोल रहे हैं, जिससे केमिकल्स रिलीज होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो एक्सॉन है ट्रांसमिट कर रहा है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रही है सिनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने पढ़ लिया है, जब नर्व इम्पल्स को भेज रही है मसल के पास, तो बीच में जो जंक्शन है वो नर्व और मसल का जंक्शन के थ्रू भेज रही है ये इम्पल्स, तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। और जब दो न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज तुम्हारा सिनेप्स। अब पोलैरिटी किसके बेसिस पर है? डेंड्राइट के बेसिस पे। एक्सॉन कैसा रहेगा? हमेशा एक रहेगा। एक्सॉन से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल जाएंगे तो वो मल्टीपोलर हो जाएगा। एक्सॉन से सिर्फ एक डेंड्राइट निकलेगा तो वो बाइपोलर हो जाएगा। और एक्सॉन से अगर कोई भी डेंड्राइट नहीं निकलेगा तो वो यूनिपोलर कहलाएगा। मल्टीपोलर कहाँ पे है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। बाइपोलर कहाँ पे है? रेटिना ऑफ द आई में है। यूनिपोलर कहाँ पे है? एम्ब्रायनिक स्टेज पे है। अब इसके एक्सॉन पे क्या देखने को मिल रहा है? माइलिन शीट। ये किसकी बनी है बच्चों? स्वान सेल्स की। क्या पूरे कंटिन्यूअस है? नहीं, बीच बीच में गैप है। उस गैप को क्या बोल रहे हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर बोल रहे हैं। क्या हर नर्व सेल में माइलिन शीट होती है? नहीं, ये सिर्फ हमारे सीएनएस, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में होती है। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां पे माइलिन शीट नहीं भेजते। यहाँ तक क्लियर हो? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इट इज जनरेशन और कंडक्शन। मतलब बच्चों हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि कैसे अब नर्व इम्पल्स ने कैसे डिटेक्ट किया, कैसे रिसीव किया और कैसे ट्रांसमिट किया नर्व इम्पल्स को। मतलब नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है और कैसे कंडक्ट हो रहा है न्यूरॉन से। हम लोगों को एक चीज तो यहाँ पे याद रखनी कि न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, सेलेक्टिवली परमेएबल होते हैं, ठीक है। अब ये वाली पार्ट को देख लो, ये रेस्टिंग स्टेट वाली न्यूरॉन्स की बात है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होता है पोटेशियम के लिए परमेएबल होता है, तो अंदर क्या भर गया? अंदर भर गया पोटेशियम। और इम्परमेएबल होता है सोडियम के लिए या कम परमेएबल होता है, तो सोडियम है तुम्हारा बाहर, ठीक है। एक्सोप्लाज्म में क्या है? पोटेशियम है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। और बाहर की साइड क्या है? सोडियम है। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये चीज यहाँ पे याद रखना है कि सोडियम जो है वो बाहर की साइड ज्यादा है, पोटेशियम जो अंदर की साइड है वो कम है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो 3 सोडियम को बाहर लेकर के आता है और 2 ही सोडियम को अंदर, 2 ही पोटेशियम को अंदर लेकर के आता है। 3 सोडियम आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम अंदर। और अंदर 2 ही पोटेशियम है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा है। अंदर कम पोटेशियम है और साथ ही साथ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है, तो अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये रेस्टिंग पोटेंशियल है कि आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे आया एक स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था? हम कूदने लग गए। अब क्या होगा साइट ए पे? फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयंस। अब उसकी परमिएबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ेगी, तो अब सोडियम अंदर आएगा। जब सोडियम अंदर आएगा तो पोलैरिटी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, क्या जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पॉइंट बी देखो, बी में तो बाहर की साइड पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है।
तो अब क्या होगा? अब बी से पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ करंट फ्लो करेगा। अब एक्शन पोटेंशियल ए से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? बी पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही इम्पल्स कंडक्ट होता रहेगा। तो इम्पल्स किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। पहले बाहर पॉजिटिव था, बाहर सोडियम था, अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन था, अंदर नेगेटिव था। जब इम्पल्स आया, सोडियम सारा अंदर घुस गया, अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो गया। फिर इम्पल्स आपस में कैसे कंडक्ट करेगा? क्योंकि इधर साइड अंदर पॉजिटिव है तो इधर, लेकिन इधर अंदर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, बाहर में जस्ट उल्टा जाएगा। तो ऐसे क्या होता रहेगा? कंटिन्यूअस विशियस साइकिल में कंडक्ट होता रहेगा। तो हमारे बॉडी में ये सब हो रहा है और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब पता चल गया। तो ये तो हुआ कि कैसे जनरेट होकर के कंडक्ट हुआ। अब ये इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे हो रही है? तो एक न्यूरॉन में ऐसे 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 गया। अब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? तो एक बीच में जंक्शन होगी। वैसे ही अगर न्यूरॉन से न्यूरॉन्स में कंडक्ट होगा तो उसको बीच में जो जंक्शन होगी उसको सिनेप्स बोलेंगे। तो इसमें एक साइनेप्स से पहले वाली न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और एक साइनेप्स के बाद वाली न्यूरॉन इज द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अगेन इसके बारे में कुछ कुछ लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग इसको डायग्राम से ही याद कर लेंगे, या तो फिर अच्छा मैंने भी यहाँ पे केमिकल इम्पल्स सिनेप्स में लिख रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? देखो, सबसे पहले दो टाइप का सिनेप्स होता है। एक जो हमने इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पढ़ा, वो कितना इजी था। प्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में मेम्ब्रेन क्या होगा? आपस में जुड़ा हुआ होगा, ये वाला मेम्ब्रेन और ये वाला मेम्ब्रेन, और सिंपली इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा। तो डायरेक्टली फ्लो करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं होगा। और कितना फास्ट इम्पल्स जाएगा, बस जाते जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगी और इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होता रहेगा। लेकिन जो केमिकल सिनेप्स शो करते हैं बच्चों, उसमें जो इनके बीच की मेम्ब्रेन्स होती है वो सेपरेट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट है जहां पे फ्लूइड भरा पड़ा है। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही इम्पल्स एक्सॉन के पास आया सेल बॉडी से, तो इम्पल्स यहाँ पे जितने भी सिनेप्टिक वेसिकल्स है उसको बोलेगा तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर के फ्यूज कर जाओ, हम लोग को अपने अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर रिलीज करना है। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? नर्व्स जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और वो किससे जाकर के बाइंड कर जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में उसके लिए रिसेप्टर इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हमारा इंतजार करते हैं, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स का इंतजार कौन करता है? रिसेप्टर। और रिसेप्टर मम्मी पापा कितने खुश हो जाते हैं जब हम लोग बहुत दिन बाद घर जाते हैं, वैसे ही रिसेप्टर खुश हो जाता है। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है रिसेप्टर से, वो सबको ओपन कर देते हैं, जितने भी आयन चैनल्स, खुशी के मारे अंदर सारे आयन्स आ जाते हैं और एक न्यू एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। अब ये न्यू एक्शन पोटेंशियल ये एक्साइट भी कर सकता है सेल को, इनहिबिट भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है। हमें हार्ट रेट बढ़ानी है कि हमारी हार्ट रेट कम करनी है, उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये इम्पल्स भेजता। बहुत सिंपल सा चीज था। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फास्ट ट्रांसमिट करेगा और प्री और पोस्ट एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, लेकिन केमिकल रिलीज करने के लिए दोनों को बीच में गैप रखना होगा। ये केमिकल्स को यहाँ रिलीज किया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, इसने इसको पकड़ लिया और इसलिए अब ये डिपेंड करता है बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग कि एक्साइट होगा कि इनहिबिट होगा। सिंपल है। तो एक बार हम लोग इस पार्ट को एनसीईआरटी से रिवाइज करते हैं। तो कैसे जनरेट हुआ एंड कंडक्ट हुआ नर्व इम्पल्स? ये पूरा सेम मैंने वहां पे लिख रखा है। रेस्टिंग स्टेट में पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा, सोडियम की कम और इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अल्टीमेटली इससे क्या होगा? अंदर पोटेशियम इकट्ठा, बाहर सोडियम इकट्ठा, बाहर सोडियम ज्यादा इकट्ठा, क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो 3 सोडियम और 2 पोटेशियम को बाहर लेके आते हैं। बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज इन रेस्टिंग कंडीशन। जैसे ही नर्व इम्पल्स आई, जैसे ही हम कूदे, उसके टाइम पे क्या हुआ? सोडियम अंदर घुस गया और पोटेशियम का तो कोई बाहर निकल गया होगा। तो अंदर जब सोडियम आ गया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, मतलब इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करेगा, कंडक्ट करेगा, और ऐसे ही साइकिल में होता रहेगा। अब हम लोगों ने कंडक्शन स्टार्ट कर दिया, ट्रांसमिट भी करना है। तो ट्रांसमिशन कहाँ से करेंगे? एक सिनैप्स के थ्रू करेंगे। सिनैप्स है क्या? प्री सिनैप्टिक एंड पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के बीच में गैप।
जो कि अगर नर्व्स और मसल्स के बीच में हो तो उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा, ये दोनों सटा-सटा होगा, डायरेक्ट इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम लोगों को केमिकल्स रिलीज़ करना है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बारे में दिया है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया कि फास्ट ट्रैवल करता है कि स्लो। सिनैप्स से पहली वाली मेम्ब्रेन को प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और बाद वाले मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। अब केमिकल रिलीज होगा तब क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स आया, इसने सिनेप्टिक वेसिकल को बोला तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो और सारे केमिकल सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करो, क्योंकि रिसेप्टर उसका इंतजार कर रहा है। रिसेप्टर उसको लेगा, खुशी के मारे सारे आयन चैनल्स के गेट को खोल देगा, अंदर पूरी आयंस चली जाएगी और ये लव इम्पल्स तुम्हारा मिल हो जाएगा। अब डिपेंडिंग हमारा बॉडी का नीड क्या है, वो एक्साइट होगा, वो वेट होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीएनएस। बहुत छोटा सा चैप्टर था। इसमें बच्चों क्या होता है, सीएनएस में हमारा ब्रेन होता है, पता है, और स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेकिन हमें सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ना है। वो भी थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन आज तक कभी मैंने इससे 37 ईयर पीवाईक्यू में बस एक छोटे से पार्ट से क्वेश्चन आया है। वो पार्ट को हम लोग ज्यादा वैसे तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इसको बार बार याद करेंगे। अब देखो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, जहाँ पे बॉडी का सारे ऑर्गन का प्रोसेसिंग हो रहा है, यहीं से कमांड जनरेट हो रहा है, यही हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हम लोग हाथ हिला रहे हैं, वॉलंटरी मूवमेंट ये करवा रहे हैं। हमारे बॉडी में बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है, यही मेंटेन कर रहा है। हमारे अंदर जितना भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स का फंक्शन हो रहा है, लंग्स, हार्ट, किडनी अंदर काम कर रहे हैं, किसके हेल्प से, सीएनएस के हेल्प से। हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हम सो रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो काम कर रहे हैं। हमारा बिहेवियर, हमें गुस्सा आता है, हम सॉफ्ट हार्टेड है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन आवर ब्रेन। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस लेवल, हम रो रहे हैं, हम खुश हैं, हम सोच रहे हैं, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, सब कुछ इज डिपेंडेंट ऑन आवर ब्रेन। और ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, बोन से कनेक्टेड प्रोटेक्टेड है ये। अब क्या स्कल के अंदर ब्रेन किससे कवर्ड होगा, ऐसे ही ब्रेन खुला पड़ा है क्या इसके अंदर? नहीं, 3 लेयर होंगी बच्चों। बाहर वाली लेयर इज ड्यूरा मैटर, मिडल वाली लेयर, मिडल में कौन होती है, माँ होती है, तो मिडल लेयर इज एरिकनॉइड, और अंदर की साइड इज पाया मैटर। आउटर लेयर इज ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर इज एरिकनॉइड मैटर एंड इनर लेयर इज पाया मैटर। ठीक है, तो हमारा जो दिमाग स्कल धोत है उसके अंदर ब्रेन 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है। क्यों? नहीं तो जंग लग जाएगा ना, इसलिए ये जो लेयर्स है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब हमारे ब्रेन का 3 हिस्सा होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, एक बीच वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, एंड हाइंड ब्रेन पीछे वाला। ब्रेन क्या ड्रम, ड्रम जैसा है, ड्रम ड्रम इसमें बजा सकते हैं क्या हम लोग? तो फोर ब्रेन किसका बना होता है, एक ड्रम का। वो ड्रम का क्या नाम है, सेरिब्रम। तो आज से बोलना, हमारा ब्रेन में एक ड्रम है जिसका नाम है सेरिब्रम, या सेरिड्रम भी बोल सकते हो तुम। अब क्या ये जो सेरिब्रम है ये 2 हाफ्स में डिवाइडेड है क्या? बिल्कुल है। इधर का भी दिमाग होता है, इधर का भी दिमाग होता है। ऐसे हमने सुना है ना कि अपना राइट ब्रेन यूज में लो, अपना लेफ्ट ब्रेन यूज में लो। ठीक है, कोई सा तो पार्ट अपना यूज में लो और पढ़ाई करो। तो एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। तो ये राइट और लेफ्ट कैसे सेपरेट हो रहा है, ये क्या है, ये नर्व फाइबर से ही सेपरेट हो रहा है, जिसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम। बच्चों मैंने यहाँ पे न्यूमोनिक इसलिए नहीं बनाया, ये आपको पता होना चाहिए एमबीबीएस में आप, ये क्योंकि ह्यूमंस वाले पार्ट में मैंने न्यूमोनिक्स थोड़े थोड़े कम बनाए हैं, ताकि आपको इसी टर्म्स को याद रखो और फ्यूचर में आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ड्रम है हमारा एक, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। इसको क्या ये हेमिस्फेयर है, स्फेयर का आधा है, तो इसको राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। कैसे डिवाइड हुआ, एक नर्व फाइबर के ट्रैक्ट से, जिसको कॉर्पस कैलोसम बोला। क्या इसके बाहर भी कोई कवरिंग है, बिल्कुल है, उस कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इस कॉर्टेक्स में क्या है, ब्रेन में क्या होता है, नर्व सेल्स होती है, और इसके वजह से यहाँ पे इसका अपीयरेंस कैसा है, ग्रे रंग का है ब्रेन। तो कभी भी अगर ब्रेन का कोई पूछे कलर, तो बाहर से ग्रे, अंदर से वो व्हाइट है।
तो इसका ये मत समझना कि बाहर में धूल जम गई है, ठीक है? नॉर्मल ब्रेन का कलर होता है। ग्रे मैटर, क्योंकि ग्रेइश अपीयरेंस है, क्यों? क्योंकि वहां पे नर्व सेल बॉडीज प्रेजेंट। अब अंदर कुछ एसोसिएशन एरियाज भी होती है बच्चों, रुको मैं बताती हूँ कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कुछ मोटर एरिया, मोटर खा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज मोटर एक्टिविटी। सेंसरी, मुझे तुम्हें देख करके पता चल गया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मोटर एरिया और सेंसरी एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। और लार्ज कुछ ऐसे रीजंस है जो सेंसरी और मोटर नहीं है, वो एरिया एसोसिएशन एरिया, ठीक है, जो सेंसरी और मोटर नहीं। ये क्या कर रहे हैं? ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन, क्या मेमोरी, कम्युनिकेशन, ये सब में हेल्प करेगा हमारा ब्रेन। इसलिए बोलते हैं ब्रेन को अच्छा चीज दो तो वो तुम्हें रिजल्ट भी पॉजिटिव देगा, क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अच्छा खाना है, अच्छे से पीना है, अच्छे से रहना है, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छा बोलना है। अब फाइबर ऑफ ट्रैक्स आर कवर्ड, ये हमने पढ़ा सीएनएस में, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस और स्पाइनल नर्व्स थे, उसमें माइलिन शीथ थी। ये तो हुआ बाहर वाली लेयर जिसमें ग्रे मैटर था। अंदर मैंने क्या बोला, इनर पार्ट ऑफ स्फेयर में क्या है, वाइट है, अंदर से वो पूरा वाइट है, अंदर में कोई धूल नहीं जमी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा दिमाग एक ड्रम है जिसका नाम है सेरिब्रम, जो कि राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्पस कैलोसम से। इसको बाहर में कवरिंग है सेरिब्रल हेमिस्फेयर की, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और अंदर में भी एक कवरिंग है जिसमें ये बाहर में ग्रे कलर का है, ग्रेइश मैटर, यहाँ सेल बॉडी है, और अंदर में ये व्हाइट कलर का है, व्हाइट मैटर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका काम क्या है ये हमें पता है? काम बताओ। अंदर में एक्चुअली क्या है, बाहर में सेल बॉडी है, अंदर माइलिन शीट वाला पार्ट है, इसलिए ये व्हाइट है और ये ग्रे है, ठीक है। काम क्या है, मोटर फंक्शन, सेंसरी बॉडी का सारा फंक्शन। और जो ये नहीं भी परफॉर्म कर पाए उसके लिए भी एसोसिएशन एरिया है जो इसको काम करने में हेल्प कर सकता है। इसी से बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, सब कुछ ब्रेन से। अब ये जो सेरिब्रम है, ड्रम के नीचे एक थैलेमस प्रेजेंट है बच्चों। ड्रम के नीचे क्या है, एक थैलेमस प्रेजेंट है। वो थैलेमस का क्या काम है, सेरिब्रम इसको रैप कर रहा है। ये सेंटर है तुम्हारा, ड्रम जो है उसके बीच का सेंटर क्या है तुम्हारा, इज थैलेमस, जो उसको पकड़ करके रखा है। तो इट इज द सेंटर, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का सेंटर यही है, वहीं से इम्पल्स जाएगी। थैलेमस के नीचे उसका एक छोटा भाई है, हाइपोथैलेमस, लेकिन ये छोटा जरूर है, हमारे बॉडी को कंट्रोल यही करके रखता है। सबसे नीचे प्रेजेंट है, ऐसा है कि दिखा रहा है कि वो सबसे छोटा है। बॉडी का टेम्परेचर, खाने से लेकर के पीने से लेकर के सब कुछ हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है। और हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज करेगा उसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलेंगे, और ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर व्हाइट मैटर तो था ही, लेकिन कुछ अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट होती है, जिससे क्या बन रहा है, लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम जब हाइपोथैलेमस के साथ मिलता है तो तबाही मचा देता है। तबाही नहीं, बॉडी के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर से लेकर के इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, रेज, प्लेजर, फियर, मोटिवेशन, सब कुछ हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम मिल करके करो। तुम खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो, लिम्बिक और हाइपोथैलेमस। तुम डर रहे हो, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। जब भी तुम अब एग्जाम से पहले डरो तो ऐसे बोलो, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस शांत हो जाओ। तुम मोटिवेटेड हो, मोटिवेटेड रहना है, थैंक यू बोलो उस दिन हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम को। ऐसे ऐसे अपनी जितनी भी चीजें उनको रिलेट करो अपने रियल लाइफ से। पढ़ने में भी मजा आएगा, याद भी अच्छे से होगा। तो सेरिब्रम के नीचे छोटा भाई थैलेमस जो कि सेंटर की तरह है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस जो कि छोटा दिख तो रहा है लेकिन मेन कंट्रोल वही कर रहा है सब कुछ अपने हार्मोन्स के थ्रू। और ये हाइपोथैलेमस ने दोस्ती की किसके साथ, लिम्बिक सिस्टम के साथ। लिम्बिक सिस्टम क्या है, अमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस। और जितनी भी बॉडी की एक्सट्रीम रिएक्शंस, रिएक्ट और नॉर्मल रिएक्शन, सब कौन कंट्रोल कर रहा है, यही दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अब हमने आगे की ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, बीच के ब्रेन के बारे में बताओ, इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच का ब्रेन कहाँ होगा, ऊपर के ब्रेन और नीचे के ब्रेन के बीच में होगा, मतलब थैलेमस या हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन और मिड और हाइंड ब्रेन के बीच में होगा। हाइंड ब्रेन का पॉन्स लिखा है, अब पॉन्स क्या है वो अभी हम लोग पढ़े। अब ये जो मिड ब्रेन बीच में प्रेजेंट है, इसको भी सेपरेट करना है तो सेरिब्रल
एक्विडक्ट नहीं, सेपरेट नहीं होती है, इससे एक कैनाल निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये वाला जो बात है बच्चों की, इसके पीछे में 4 स्वेलिंग्स होती है। ये अगेन जब तुम एमबीबीएस में आओगे तब तुम कुछ ऐसे डायग्राम पढ़ोगे और तब तुम देखोगे कि 4 ऐसे यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना स्वेलिंग होती है। इसकी डायग्राम यूजुअली तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब सबसे पीछे का ब्रेन देखो, सबसे पीछे का ब्रेन जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। यहाँ पे भी हाइपोथैलेमस सबसे नीचे तो जरूर था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। तो इसका क्या मतलब है, जो पीछे रहते हैं वो लास्ट में क्या कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आपके मार्क्स अभी कम भी आ रहे हैं तो भी आपको हारना नहीं, ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। अब हाइंड ब्रेन, पीछे का ब्रेन है, पीछे के ब्रेन में तुम्हारा क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। हमें तो सिर्फ बायो ही समझ आता है, हम लोग उसको आगे रखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमारे बस की नहीं है मैडम, इसलिए उसको हम लोगों ने पीछे ब्रेन में रख दिया। मतलब पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑफ द ब्रेन। पॉन्स के बारे में अभी तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो फाइबर ट्रैक है जो कि डिफरेंट रीजन ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, बस इतना याद रखो। और सेरिबेलम के बारे में इतना याद रखो कि पोस्चर और बैलेंस, ये जो पोस्चर और बैलेंस है ये सेरिबेलम के कंट्रोल में है। तुम्हें अपने लेवल में अभी बस इतना याद रखना है, डिटेल में नहीं जाना है। मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। मेडुला तो हमने पढ़ा भी है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि हमारा जो ब्रीदिंग सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अल्टीमेटली मेडुला में होता है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला करती है। तो पॉन्स बस डिफरेंट रीजन को कनेक्ट कर रहा है, ये याद रखना है। सेरिबेलम पोस्चर बैलेंस के लिए याद रखना है। मेडुला जितना रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस का, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ये सबको रेगुलेट कर। अब आता है एक ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, केमिस्ट्री को इसने अलग कर दिया, ठीक है। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला मिल करके कनेक्शन बनाता है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेरिबेलम यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। अगेन ये डायग्राम हम लोग याद रखेंगे बच्चों। दो पार्ट जिसमें डिवाइड हो रहा है वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, बीच में कॉर्पस कैलोसम होगा। तो हमारे दिमाग का ड्रम इज सेरिब्रम, और ये ड्रम कैसे अलग हो रखा है, हेमिस्फेयर में। किसके हेल्प से, कॉर्पस कैलोसम के हेल्प से। इसके नीचे क्या है, एक सेंटर है जिसका नाम है थैलेमस, उसके नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। फिर क्या है, मिड ब्रेन, कहाँ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से एक कैनाल निकली, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, और अल्टीमेटली कहाँ पे खुलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में। सेम चीज तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रेन हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, यहीं से कमांड, यहीं से कंट्रोल जनरेट हो रहा है। जितने बॉडी का मूवमेंट से लेकर के, बैलेंस से लेकर के, फंक्शनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन से, थर्मो रेगुलेशन, भूख प्यास, 24 घंटे में जो हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, मेमोरी, इंटेलिजेंस हमारा, इमोशंस, थॉट, सब कुछ सीएनएस कंट्रोल कर रहा है। तो सीएनएस किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, स्कल के अंदर। क्या ऐसे ही खाली बैठा है, नहीं तो जंग लग जाएगा, नहीं, इसको प्रोटेक्शन मिला है मेनिंजेस के थ्रू। बाहर क्या है, ड्यूरा मैटर, बीच में क्या है, मा डेट इज एनाकेनोइड मैटर, और सबसे अंदर की साइड क्या है तुम्हारा, पाया मैटर। 3 पार्ट में हमारा ब्रेन डिवाइडेड है, आगे का, बीच का, पीछे का। आगे का ब्रेन, दिमाग किसका बना है, ड्रम का, सेरी ड्रम का, जिसके बीच में क्या है, कॉर्पस कैलोसम है। और ये 2 ब्रेन में डिवाइड हो रहा है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, दैट इज राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। अब ब्रेन किससे कवर्ड है हमारा, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर, बाहर की साइड इसके है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर जो कवर्ड है, बाहर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहां पे सेल बॉडी प्रेजेंट है नर्व की, इसलिए वो ग्रे कलर का है। और अंदर जो लेयर है वहां पे माइलिन शीट है, तो ये व्हाइट कलर का है, बाहर से ग्रे, अंदर से व्हाइट। क्या क्या है यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और कुछ एसोसिएशन एरिया जहाँ पे सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज नहीं होती, लेकिन वो उसको एसोसिएट करने का काम करते हैं। सब कुछ यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मेजर पार्ट सेरिब्रम है, 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, बीच में एक नर्व ट्रैक्ट की फाइबर्स है जो उसको सेपरेट कर रही है। और सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बाहर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जिसको ग्रे मैटर बोल रहे हैं। क्यों ग्रे बोल रहे हैं, क्योंकि सेल बॉडीज वहां पे है। यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, सेंसरी एरिया, और कुछ ऐसे भी जो मोटर और सेंसरी दोनों नहीं है, जिसको एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, जिसका काम इंटर सेंसरी फंक्शन और कम्युनिकेशन करना है। अब कुछ जो माइलिन शीट वाले ट्रैक्स है वो इनर पार्ट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो पिक व्हाइट दिख रहा है, या फिर उसको व्हाइट मैटर बोलिए। सेरिब्रम एक चीज के अंदर बैठा है, दैट इज थैलेमस,
उसको कवर कर रहा है, यही सेंटर की तरह काम करता है। इस थैलेमस के नीचे इसका छोटा भाई हाइपोथैलेमस, जो कि टेम्परेचर, ईटिंग, ड्रिंकिंग सबको कंट्रोल कर रहा है थ्रू इट्स हार्मोन्स। लेकिन यहाँ पे ये शांत नहीं होता। ये अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस जो लिम्बिक सिस्टम बना रहा है, उसके साथ मिलकर के बॉडी के जितनी भी एक्टिविटीज है, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, गुस्सा, डर, मोटिवेशन, सब ये कंट्रोल करता है। बीच वाली ब्रेन अगेन फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में है। इससे एक कैनाल निकलती है जिसको सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, और इसके पीछे चार स्वेलिंग्स होती है जिसको कॉर्पोरा कॉर्डी जमीना बोलते हैं। एक हाइंड ब्रेन पीछे जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्यों? क्योंकि पीछे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो रख दी, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारा नीट क्लियर होगा? मैथ्स का तो कोई रोल नहीं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का तो है। कौन सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है? सेरिबेलम पोस्चर प्रोवाइड कर रही है। मेडुला चाहे ब्रीदिंग हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस हो, चाहे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो, सब मेडुला कंट्रोल। ब्रेन स्टेम क्या होता है? जब फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री को धोखा दे देते हैं और किसके साथ दोस्ती कर लेते हैं? मिड ब्रेन के साथ। तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ये क्या करेंगी? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज आवर, पढ़ लो यार, एब्ड्यूसेंस नर्व। अगेन बच्चों मैंने पढ़ लो यार, मैं डिटेल में इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है। बस आप इसको एक बार याद कर लो ताकि इन केस नीट में क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद है। एब्ड्यूसेंस नर्व हमारा सिक्स नर्व है, आई बॉल के मूवमेंट के लिए होता है। ट्राइजेमिनल नर्व में सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती है। वेगस नर्व हमारा 10th नर्व होता है, हार्ट के मूवमेंट, पैंक्रियास का सिक्रीशन, जीआई का मूवमेंट यही करवाता है। ब्लड सप्लाइड इनटू विसरल ऑर्गन, हम लोगों ने तो पढ़ा ही इसके बारे में। एसएनएस, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, इनवॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम, ये सब ब्लड लेकर के जाता है। सिंपैथेटिक नर्व्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थोरैको लंबर रीजन में होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक क्या करा रहा है? प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है। नीजल बॉडीज में क्या है? ग्रैन्यूल्स है। वो ग्रैन्यूल्स क्या है? राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइलिन शीट स्वान सेल्स का सिर्फ बना है? नहीं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का भी बना है। अल्जाइमर्स, जो घर में बूढ़े लोग होते हैं उनको भूलने की आदत होती है, क्यों? क्योंकि उनमें एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है। एक पार्किंसंस डिजीज होता है जिसमें ऐसे 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 करके लोग चलते हैं, तो वो डोपामीन उसमें अफेक्ट होता है। और थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन को हम लोग डायसील बोलते हैं। अगेन ये वाला तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, ये बहुत पहले पीवाईक्यूज में आया हुआ है। इसका ये मेन तो ये वाला पार्ट तुम्हें याद करना है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हमने इतनी सारी लिविंग प्रोसेसेस पढ़ी, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हमने अपने नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा, सारे न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन्स में कैसे इम्पल्स बन रहे हैं, कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, कैसे वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। फिर थोड़ा सा हमने अपने आगे बीच के और पीछे वाले ब्रेन के बारे में पढ़ा। नाउ थैंक यू, मिलते हैं कल सबसे लास्ट चैप्टर में, एंड देन वी विल कंप्लीट आवर पार्ट 11। थैंक यू।